प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एक्सिस्टिंग पार्टनर्स मींस जो भी पार्टनर्स हमारे पास है उसमें से किसी का शेयर कम या ज्यादा हुआ होगा, जिससे कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसका रिकंस्टिट्यूशन हुआ है उसे अब दोबारा से बनाना पड़ेगा, जिसके पेपर हम बोल करके चलते हैं कि जो रेशो पहले रहा है वो रेशो अब नहीं रहेगा। इस चैप्टर्स के अंदर जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले कैलकुलेट sacrifice and gaining ratio। नेक्स्ट वन हम यदि बात करके चले तो इसके बाद हमारे पास है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अभी फिलहाल इस चैप्टर्स में हम ये दो पॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। आगे इसके बाद हमारे पास रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और उसके बाद जो हमारे पास अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, लॉसेस हैं, उनका ट्रीटमेंट, और सबसे लास्ट में जो है हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे आफ्टर द कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अभी हम लेकर के चलते हैं आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सिर्फ अभी जो हम बात करके चल रहे हैं आपका वो कैलकुलेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके फॉर्मूले की बात की जाती है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नॉर्मली बोला यही जाता है, जबकि हकीकत में जो हमारे पास होता है और करके डाल देते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जिसके पेपर हम निकाल देते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव में आता है तो सैक्रिफाइसिंग बैठेगा, यदि यही नेगेटिव में आ जाता है तो गेनिंग हो जाता है। ठीक है, इसे हम गेनिंग की भी बात करके चलेंगे। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है जी, अब हम बात करके चलते हैं। तो हमारे पास जो भी हमारे पास पहले से एक ए था, एक बी था, एक सी, तीन पार्टनर थे जिनका रेशो था 5:3:2 का। 5:3:2 हमने सपोज किया कि इनका जो है ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशो है, ये ओल्ड रेशो है। यदि अब हम क्या करें कि इसी के पेपर मान के चले इनका रेशो जो है वो 3:5 हो जाता है। ये न्यू रेशो है। इसको हम एक पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान के चले मेरे पास एक ये पिक्चर्स थी जिसमें से 10 पार्ट हमने इसके कर रखे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 10। ये 10 हमारे पास किसी भी चीज के हमने पार्ट्स कर रखे हैं, तो इसमें से 5 जो हैं ये है मिस्टर ए के।
ये है मिस्टर ए। 3 पार्ट जो है ये है मिस्टर बी। थर्ड वन जो है हमारे पास, थर्ड वन कैंडिडेट जो है सी है। जो पार्ट है आपके ये है 2/10, 3/10 और 5/10 मिस्टर ए। अभी हम मान के चले कि नेक्स्ट वन हमने जो सिचुएशन बना रखी है कि वे 10 तो मैम पार्ट हैं ही किसी भी आइटम्स के, 10 तो उन्होंने वो कर ही रखे हैं, लेकिन इसमें से 10 हमारे पास ये हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। ये कंडीशन है हमारे पास। अब इसमें ये जो कैंडिडेट है मिस्टर ए वाला, मिस्टर ए वाला ये ए है, और जिस जो कैंडिडेट बी है वो है हमारे पास जिसका शेयर था 2/10 का, इसका था 3/10 का, और ये जो मास रहते हैं हमारे पास मिस्टर सी का शेयर हो गया है 5/10। अब यहाँ पर आपको जो देखना है वो ये देखना है, पहले इनका जो शेयर था पूरे हिस्से में से जस्ट हाफ था 5/10, लेकिन अब क्या रह गया 3/10। तो इन्होंने अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस किया। पहले मिस्टर बी के पास जो थे 3/10 थे पार्ट, 10 में से 3 पार्ट थे, अब 2 रह गए, इन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है। लेकिन पहले मिस्टर सी 10 पार्ट में से सिर्फ 2 पार्ट्स रिसीव करते थे। अब जो उनकी कंडीशन है वो कंडीशन हो गई है 5/10, 5/10। इसके बिहाफ पर हम बात कर सकते हैं एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू जो हमारे पास ओल्ड शेयर था मिस्टर ए का जो 5/10 है, जिसमें से अब जो बचा हुआ पार्ट है वो 3/10 है, तो 2/10 इसने सैक्रिफाइस किया है। बी की यदि हम बात करके चलते हैं इसी केसेस में, तो 3/10 माइनस आपका 2/10 ये हो गया 1/10। सी की यदि हम बात करके चलते हैं इसी केसेस में, तो पहले 2/10 था मिस्टर सी का, अब जो है उसका 5/10 हो गया है, 5/10। तो अब जो आ रहा है वो -3/10 आ रहा है, और ये क्या हो गया हमारा गेन हो गया। मैंने बोला था कि जिस कैंडिडेट का नेगेटिव में यदि शो ऑफ किया जाता निकलता है वो हमारे पास गेन बोला जाएगा। अब एक चीज और भी है, लेने वाला 3/10 है, 3/10 है, क्या देने वालों का शेयर भी उतना ही बनता है 2/10, 1/10, इसका मतलब 3/10। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया। गेनिंग रेशो के पेपर या तो इसका फॉर्मूला हमें पता हो या सैक्रिफाइस का पता हो, जिसका भी फाइंड आउट कर रहे हैं उसका पॉजिटिव होता है तो वो निकल के आएगा। यदि नेगेटिव में ही चला जाता है रेशो, वही पुट ऑफ कर रहे हैं, जैसे गेनिंग का रेशो पुट ऑफ करते और पॉजिटिव निकल के आता तो गेनिंग होता, यदि वो नेगेटिव में आ जाता तो वो सैक्रिफाइस हो जाता। क्या हो जाता? सैक्रिफाइस हो जाता।
अब इसी से कनेक्ट करके चलते हैं हम आपका अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की यदि हम बात करके चले, अब गुडविल के बारे में यदि बात करें तो हमने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की एज ए एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अर्न करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एज ए गुडविल ट्रीट किया जाता है। लेकिन फर्म के पास ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो गुडविल उन्होंने परचेज की हो सिर्फ उसको ही नोट डाउन करके चलते हैं, वही रिकॉग्नाइज्ड गुडविल बोली जाती है। अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट में डेट नहीं किया जाता, अकाउंट्स में नोट डाउन नहीं किया जाता, उसको पोस्ट नहीं किया जाता है। सिर्फ एंड सिर्फ हम जो ट्रीट करके चलेंगे इसी के बेस पर कि इफ गुडविल ऑफ द फर्म RS 60,000 so is share is equal to 2/10 into 60 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 12,000। B share is equal to 1/10 into 60 ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, जनरल एंट्री पास आउट करने की बात बोली जाती है तो हमारे पास सीज कैपिटल यदि इनकी वो फिक्स वाली बता रखी है तो करंट अकाउंट डेबिटेड टू थोड़ा सा इसे इधर की तरफ लाएंगे कि हमारे पास जो बात बनती है वो चीज नहीं बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं सेल कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट, दोनों केसेस में एक साथ करके चलते हैं। अकाउंट डेबिटेड टू is capital account to B is capital। अब इसके साथ भी हम चाहें तो इसके साथ भी करंट को ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि भाई जब अकाउंट फिक्स वाले होंगे तो सभी के होंगे, ठीक है, या फ्लक्चुएटिंग होंगे तो हमें सिर्फ एंड सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रीट करना है। यदि फिक्स बोल रखे हैं तो उस केसेस में हमें जो अकाउंट ट्रीट करने हैं वो आपके करने हैं। फ्लक्चुएटिंग के केसेस में कैपिटल और फिक्स के केसेस में करंट। तो हमारे पास मिस्टर ए का आ गया 12,000 का अमाउंट, बी का आ गया आपका 6,000 का अमाउंट, ठीक है, और ये टोटल जो है 18 का आ गया। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3/10 है सी का, 3/10 हमारे पास सी का निकाल देंगे, लिखेंगे बीइंग गुडविल adjusted on the basis of sacrifice and gaining this। ठीक है जी, ये था हमारे पास। अब जो बोला जाता है कि भाई हमारे पास जो गुडविल का अमाउंट है उसको राइट ऑफ किया जाएगा तो एज इट इज कर दिया जाता है। मैं आपसे बात करके चल रहा था कि जो भी हमारे पास इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अप्लाई किया जाता है वो 26 अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद जो बताया जाता है कि सेक्रीफाइस और गेनिंग के पेपर हम रन करके चलते हैं। जब आगे बोला जाता है कि गुडविल अकाउंट को रेज करना है और राइट ऑफ करना है।
रेज करना है और राइट ऑफ करना है। तब रेज करने की बात बोली जाएगी और राइट ऑफ करने की बात बोली जाएगी। तो नॉर्मली जो बोला जाता है कि गुडविल अकाउंट्स हम क्या करके चल रहे हैं जी, रेज करके चल रहे हैं। रेज करके चलेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब हम उसे राइट ऑफ करने की बात बोलेंगे, ठीक है, तो उस केसेसिंग में उस पार्टनर्स को ही पहले क्रेडिट किया जाएगा, फिर पार्टनर्स को क्या करते चलेंगे, पार्टनर्स को उस केसेसिंग में उठा के डेबिट कर दिया जाएगा, गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको मैं रफ कर देता हूं, जिसके पेपर आगे हम लेकर के चलते हैं। अब आपका कि जब गुडविल अकाउंट्स को हम रेज करेंगे, और उठा के उसके बाद उसको राइट ऑफ कर देंगे। बोला जाता है when goodwill raised and राइट ऑफ, ठीक है। ये अकाउंट वाले बच्चे जानते होंगे कि राइट ऑफ के लिए हम ये भी डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। अब हम जो बात करके चलते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करंट हम करके चलेंगे, ज्यादा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशो टू द पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करंट अकाउंट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन हम क्या करके चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द करंट अकाउंट टू गुडविल being goodwill debited in new profit sharing ratio to the partners capital of the current account, ठीक है जी। आगे यदि हम बात करके चलते हैं, ये गुडविल हमने क्या की है, एक बार उठा करके ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिए पार्टनर्स के, और एक बार उठा करके गुडविल को पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट्स में उठा के डेबिट कर दी गई है। डेबिट की गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और क्रेडिट की गई है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज में, ठीक है। यही सारा का सारा हम फंडामेंटल लेंगे। फ्लक्चुएटिंग के केसेसिंग में हमने कैपिटल वर्ड यूज किया होगा, फिक्स के केसेसिंग में करंट वर्ड यूज किया होगा। यदि गुडविल हमारे पास पहले से बुक्स में शो ऑफ कर रखी है, नरेशन हम पहले नोट डालते हैं, नोट करके इफ गुडविल already appear
बैलेंस शीट पहले से शो कर रखी है, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स करंट कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हम दो बात करके चलेंगे कि इफ बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही था आज के लिए। इसके आगे फिर मिलते हैं आपको, जो हमारे पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स इनके ट्रीटमेंट के साथ, और आपका जो हमारे पास एसेट्स की रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट, और उसके बाद बैलेंस शीट के प्रिपरेशंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स में। थर्ड वन टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, और उसके बाद है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और लास्ट वन टॉपिक है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट। तो हम अपना टॉपिक थर्ड वन लेकर के चलते हैं, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमारे पास जो भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स को डेबिट करेंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट बैलेंस उसका बता रखा, क्रेडिट बैलेंस से मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटीज की तरह शो ऑफ कर रखा है, वो हमारा प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू all partners capital oblique current account। ठीक है, जो भी पार्टनर्स का रेशो रहा होगा, नरेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बेइंग रिजर्व एंड accumulated profits transfer to partners capital oblique current account in old ratio। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट्स की तो बात कर ली, एक्युमुलेटेड लॉसेस की बात करेंगे। तो हमारे पास पार्टनर है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास एक्चुअल में क्या एक साथ तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बेनिफिट आगे तो मिलते रहते हैं। ठीक है, यदि ये भी हमारा बैलेंस शीट के एसेट्स की तरफ डला हुआ होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्युमुलेटेड लॉसेस में आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यदि दे रखा होगा, तो भी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नरेशन वही डालेंगे, बेइंग accumulated losses transfer to
पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो में उसे उठा करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करके चलते हैं एक्यूमुलेटर रिजर्व्स में ही हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बोला जाता है कि भाई कोई भी क्लेम नहीं है, इसके अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्चुअल में मेंटेन किया जाता है। जो भी वर्कर्स हैं उनकी ट्रेजरी वगैरह होती है उसके लिए मेंटेन किया जाता है। यदि किसी को कोई भी ट्रेजरी हुई है तो उसने कुछ क्लेम किया है तो उतना अमाउंट उसे दे दिया जाता है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर मान करके चलते हैं फर्स्ट केसेसिंग में देयर इज नो क्लेम, ठीक है, व्हेन नो क्लेम, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर कोई भी क्लेम नहीं है तो हम एंट्री बना करके चलते हैं नॉर्मली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debited to all partners capital ऑब्लिक करंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो if there is no claim, नेक्स्ट बार हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन जब क्लेम एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर बात बोली जाती है कि क्लेम भी है, क्या है, क्लेम भी दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू देयर रिजर्व, उसका जो रिजर्व दे रखा है यदि उसके बराबर ही वो आपका क्लेम दिया है तो हम एंट्री बना करके चलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सेम अमाउंट से नरेशन डालेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू देयर रिजर्व ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि क्लेम जो है रिजर्व से कम है तो हम क्या एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नरेशन बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स आफ्टर क्लेम। जो क्लेम के बाद का जो बचा हुआ अमाउंट है वो पार्टनर्स में खा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आगे बोल रखा है जी वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन देयर रिजर्व, अब उससे एक्सेस हो गया है तो हम लिखेंगे वर्कमैन
compensation reserve account debited, revaluation account debited, to workman compensation claim, डायरेक्शन डालेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सिस या क्लेम मोर देन रिजर्व, सो एक्सिस अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ठीक है जी, ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। अब ऐसे केसेस में हम इसे भी राइट ऑफ करना है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी हमारे पास जितना भी लॉसेस हुआ हो, जितना भी एक्सेस रहा हो, नरेशन डालेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ और सिचुएशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के साथ के अलावा हमारे पास वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की और बात करके चलते हैं। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की और बात करके चलते हैं। अभी फिलहाल मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, आपका फिर लेके चलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है एक्चुअल में जो मेंटेन किया जाता है, वो मेंटेन किया जाता है जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएटिंग जो होती है उसके लिए मेंटेन किया जाता है। यदि मेंटेन करने के टाइम पीरियड पर कुछ भी क्लेम नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे हम मान के चलते हैं इन्वेस्टमेंट इधर की तरफ रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, जब बोला जाता है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, जैसे हम मान के चलते हैं एक होती है हमारे पास बुक वैल्यू जितने अमाउंट में हमने स्टार्टिंग में उसको परचेज किया होगा और अपनी बुक्स में उतना अमाउंट हम शो ऑफ करते जा रहे हैं। एक होती है मार्केट वैल्यू इस समय उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। यदि इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है तो हम नरेशन एंट्री बना करके चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट। नरेशन में डालना चाहे नो डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू
book value and market value of investment. So reserve transfer to capital account. ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स में उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। यदि हमारे पास मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, और हमारे पास रिजर्व एक्सिस है, तो उस केसेसिंग में हमें क्या होगा कि हम उस केसेसिंग में करके चलेंगे, जैसे कम है तो हम मान करके चलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है जी, हमारे पास जैसे ये मान के चलिए 50 था और ये हमारे पास 10 है, 10,000 का रेफरेंसेस हो गया है, और बाकी का ये जो पार्टनर्स हमारे पास होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नरेशन लिख देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व more than change in market value of investment। ठीक है जी, बाकी का जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है एक्सिस हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पे जो चेंजेस है वो एक्सिस हो जाता है। कहने का मतलब ये है मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी इस वाले अमाउंट से, ये जो रिजर्व वाला अमाउंट है हमारे पास इससे ज्यादा हो जाती है, तो क्या करके चलेंगे, ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ले लें हम, ये हमारे पास ये तो था 50,000 का, ये 20 का है। 20 से मतलब है कि जो चेंजेस हुआ है इन्वेस्टमेंट में वो 70 का हो गया है। नरेशन वही डालेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज less than change in investment। So access amount transfer to रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब हमारे पास क्या करके चलेंगे, हमारे पास ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन डाल देंगे, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
ओल्ड रेशो, ताकि हम ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दिया। एक कंडीशन और बन जाती है कि ये वाला जो अमाउंट है बुक वैल्यू हमारी और ज्यादा हो जाती है मार्केट वैल्यू से, तो उस केसेस में प्रॉफिट होगा, ये इनवर्स आ जाएगी और रिवैल्यूएशन हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस केसिंग के लिए बोला जाता है कि बुक वैल्यू भाई बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तब केसिंग की बात की जाती है। आगे हम बात करके चलते हैं और आपका लास्ट टॉपिक जो हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो हमारे पास पहले से एसेट्स की वैल्यू है और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है उनमें यदि चेंजेस आता है तो उसके पेपर हम क्या जनरल एंट्री बना के चलते हैं, क्या करके चलेंगे, जिसके पेपर हम बात करके चलते हैं आपका। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास वो है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसको एक हम नॉर्मल बहुत इजी वाला पार्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से बता करके चल जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में आप इतना ध्यान रखें कि ये जो एसेट्स हैं, जैसे मैं बोल के चलता हूं डिक्रीज ऑफ एसेट्स, डिक्रीज ऑफ एसेट्स, डिक्रीज होती है तो इधर लिख दो, और इंक्रीज होती है तो इंक्रीज ऑफ एसेट्स, इंक्रीज ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब यहां पर ये चीज ध्यान रखें, एक और लायबिलिटीज का और कर देता हूं, इंक्रीज अपोजिट वर्ड है, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज, और यहां पे लिख देता हूं डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, एक और लिख देता हूं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। बढ़ती है तो सीधी सी बात है, रिकॉर्डेड है तो बढ़ेगी ना, और यहां पे लिख देता हूं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, मिसकंसेप्शंस क्या रहता है कि जितना अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है सिर्फ उसको प्रेडिकेट करना, उसको पोस्ट करना है, यहां पर टोटल अमाउंट को नहीं। जैसे ये मान के चले पहले फर्नीचर था मेरे पास, फर्नीचर, चलो मैं मान के चलो मशीन ले लूं, मेरे पास मशीन थी पहले 10,000 रुपए की, बाद में हो गई उसकी 15,000 की, तो 5,000 रुपए आपने देखा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 5,000 रुपए इंक्रीज हुआ है, तो मैं सिर्फ 5,000 रुपए को लिख के चलूंगा, ये नहीं कि यहाँ से टोटल 15 को लिख दूंगा। बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है, इसमें मिसकंसेप्शंस बोला जाता है कि टोटल अमाउंट को बच्चे नोट डाउन कर देते हैं, जबकि टोटल अमाउंट को नोट डाउन नहीं करके चलना, ओनली ऑन 5,000 जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और इसके अलावा इनका टोटल कर लिया जाएगा, इधर की तरफ आएगा तो उसे रिवैल्यूएशन गेन बोला जाता है, इधर का एक्सेस रहा हो तो इधर का गेन बोला जाएगा, और इधर की तरफ हो तो रिवैल्यूएशन लॉस बोला जाएगा। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी है करंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, अब जब हम बात करने ही लगे हैं तो इस केसेस में हम लेकर के चलते हैं कि भाई जनरल एंट्री कैसे नोट डाउन करेंगे। जनरल एंट्री के लिए इधर की तरफ जो लिखा है वो रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो, और जिसमें भी आपने लिखा है एसेट्स, मशीन, जो भी जिसकी भी कम हुई है
या जो भी क्रेडिटर वगैरह में भी कम हो गया है, ठीक है, इधर की तरफ वो चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो एंट्री हम लॉसेस प्रॉफिट गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि हम लॉसेस की इधर की तरफ भी करके चले तो हमारे पास अपोजिट कर दो, ये क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट है। तो ऐसे केसेस में जैसे हमारे पास आप लेके चले फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे केसेस में हमें एसेट्स इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट में लिखना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। यही सब जनरल एंट्रीज की बात की गई है। अब बात की जाती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आपका जो लिया जा रहा है वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की हम बात करके चले। नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करके चले तो ये दो तरीके से बोला जाता है कि पहले से या तो कैपिटल गिवन हो, जैसे ये मान के चले हमारे पास हम नॉर्मल सा एक कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, दो पार्टनर्स थे, ये कैपिटल अकाउंट है जैसे ये मान लो, ठीक है, ये ए है ये बी है, ए बी, इनकी पहले से कैपिटल डाल रखी होगी, पहले तो बैलेंस बीडी करके जैसे इनका 50,000 इन माह की है और 30,000 इन माह की है। अब बोला गया है कुछ और भी रिजर्व्स वगैरह रहे होंगे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कैपिटल adjusted in equal वे पे रखी जाएगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू बैलेंस शीट और दोनों की कैपिटल हो जाएगी 40,000। ये हम इनकी एडजस्टमेंट करने लगेंगे कि भाई ये 40,000 है और ये हमारे पास 50,000 है। तो ये तो वहां कैसे मैं यदि एडजस्ट करने लगूं तो कैश अकाउंट से 10,000 ये लेके चला जाएगा और इसी इन महाशय को कैश 10,000 रुपये का लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। ये 40 आ गया और ये 50। एक नॉर्मल बहुत इजी वे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारे पास मिस्टर ए कैश लेके आएगा, मिस्टर ए कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड, सॉरी बी कैश लेके आएगा, बी कैश लेके आएगा तो बी लेके आएगा तो बी को क्रेडिट कर देंगे, बी कैपिटल, ठीक है, 10,000 से ब्राउट करने के केसेस में ये कैश विड्रॉ करके लेके जाएगा। तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट टू कैश करके ये 10,000 विड्रॉ कर ले जाएगा। जब कैश को हम क्रेडिट करके करते हैं तो इसका मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है और जब कैश को डेबिट कर लेंगे इसका मतलब कैश हमारे पास आ, ठीक है। अब ये तो थी कैपिटल एडजस्टमेंट की बात। अब ये तो हमारे पास इनकी कैपिटल को ही हमने एडजस्ट किया था। एक कंडीशन और बन जाती है कि न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म RS 1 लाख in old ratio 5:3 के रेशो में थी। तो अब इसके पेपर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, ठीक है जी। ये हमारे पास ए बैलेंस बीडी था, इसका पुराना शेयर ये ए है और ये बी है। 50,000 इसका दे रखा है जी, 32
30,000 इसका दे रखा है। और मेरे पास अब जो बैलेंस करना, बैलेंस शीट जिसे मैं लिख के चलता हूँ, जरा इसमें बांटेंगे 5/8 इंटू 1 लाख रुपीज। ठीक है जी, कट करके देख लो। 8 1, फिर आपका 2 बच गया, और 2 16 और 8 पन्ना 40। ठीक है जी। अब इसमें 12 5 से मल्टीप्लाई करें, जरा कितना बढ़ेगा? 0 0 25 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 और 1 6, तो 62,500 का अमाउंट। और ये 3 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 37,500 का अमाउंट। ये वाला आप ऐसा माइनस करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके पेपर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास 62,500 रुपये का अमाउंट है। ये हमारे पास 37,500 का अमाउंट है। दोनों इधर के ही एक्सिस जा रहे हैं। और अब के हमने क्या किया था, कैश के वेपर एडजस्ट किया था, कैश ब्राउट एंड कैश विथड्रॉ के केसेस में हम 62,500 37,500 अब हम करके चलते हैं करंट के वे पे। किसके वे पे? करंट। ठीक है, करंट के वे पे करके चलते हैं। और 12,500 और 7,500 टोटल मिला के देखोगे 20,000 हो गया। 80 पहले से जिसमें में लगा हुआ था। अब 1 लाख रुपए लगना है, 1 लाख रुपए बता रखा है, तो हम मान करके चलेंगे कि भाई अब जो है इन कैंडिडेट्स को, जैसे अब मान के चल रहे थे, पहले क्या करके चल रहे थे, इधर की तरफ 10,000 रुपए का अमाउंट आया था, 10,000 रुपए का अमाउंट आया था। तो अब क्या करके चलेंगे, ऐसे केसेस में हम इनको करंट कर लेंगे। ठीक है, करंट ना करेंगे, यदि कैश ही करने लगे तो कैश के टाइम पीरियड पर हम देखेंगे कि कैश हमारे पास आ जाएगा उतने अमाउंट का। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये हमारे पास 20,000 का हो गया, और ये 12,500 ये लेके आ गए, और 7,500 ये लेके आ गए। ठीक है, इसके वेपर हम जो है आगे जो बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स कम या ज्यादा होंगी उनको प्रेडिकेट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे माना था रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बना रहे थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम पीरियड पर सिर्फ एंड सिर्फ हमने उतना अमाउंट जितना इंक्रीज हुआ था, जैसे 10,000 से मशीन हमारी 15 हो गई थी, तो बैलेंस शीट में 15,000 का अमाउंट नोट डाउन करेंगे। बैलेंस शीट में 15,000 का अमाउंट नोट डाउन करेंगे, आपका 10,000 का अमाउंट नोट डाउन नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेकर के चलते हैं हम, आपका आगे लेके चलेंगे आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, बाय।